हेलो मित्रों। उम्मीद है कि आप स्वस्थ एवं मस्त होंगे। होमगार्ड लिखित परीक्षा, कांस्टेबल परीक्षा की तैयारी में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए सुपर सीरीज कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन है। और आज की सुपर सीरीज कार्यक्रम का ये पार्ट पांचवा है। इस सुपर सीरीज में भारत का इतिहास, वाणिज्य और व्यापार, पर्यावरण और नगरीकरण से प्रश्न लिए गए हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि विविध परीक्षाओं में कई बार आ चुके हैं। इस सीरीज को करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि इन क्वेश्चनों को करने से क्वेश्चन के अंदर, प्रश्नों के अंदर ही प्रश्न और भी छिपे होते हैं, उनके बारे में भी जानकारी होती है। चलिए बढ़ते हैं इस सीरीज के पहले प्रश्न की तरफ। और मेरा प्रयास रहेगा कि ये सारे प्रश्नों को मैं आपको साथ में ही याद करवा दूं। पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस का उपनाम क्या था? प्रश्न है मित्रों, सुभाष चंद्र बोस का उपनाम क्या था? बेहद सरल प्रश्न है लेकिन आ चुका है कई परीक्षाओं में। ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन नेताजी, दूसरा ऑप्शन देशबंधु, तीसरा ऑप्शन जननायक और चौथा ऑप्शन क्रांतिकारी। 5 सेकंड आपको मिलेंगे। 5 सेकंड में एक विकल्प आपको चुनना है। 5 सेकंड, 4 विकल्प, एक विकल्प उसमें से आपको चुनना है। उम्मीद है विचार कर लिया होगा क्योंकि क्वेश्चन ये बहुत सरल है। तो इसका आंसर क्या होगा मित्रों? सुभाष चंद्र बोस का उपनाम, जैसा कि उनके नाम के आगे भी उनका उपनाम प्रयुक्त किया जाता है, व्यवहारिक रूप से भी कहते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी लगाते हैं। तो मित्रों इसका सही ऑप्शन होगा ए, नेताजी। सही ऑप्शन होगा मित्रों ए, नेताजी। नेताजी जो है सुभाष चंद्र बोस का उपनाम है। बढ़ते हैं मित्रों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यह रहा आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न है, भारत में 1773 में प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? प्रश्न फिर से सुन लीजिए। भारत में 1773 में प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? पहला प्रश्न, पहला ऑप्शन वारेन हेस्टिंग्स, दूसरा ऑप्शन कैनिंग, तीसरा ऑप्शन विलियम बेंटिंग और चौथा ऑप्शन डफरिन। विचार करिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। 4 विकल्प, 5 सेकेंड क्लियर करना है आपको। महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए मित्रों विचार कर लिया होगा। भारत में 1773 में प्रथम गवर्नर जनरल मित्रों वारेन हेस्टिंग्स था। कौन था मित्रों? वारेन हेस्टिंग्स। इसका सही आंसर होगा ए, वारेन हेस्टिंग। 1773 में प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बेहद सरल प्रश्न है लेकिन आ कई बार चुका है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? पहला ऑप्शन है गौतम बुद्ध, दूसरा ऑप्शन है महावीर स्वामी, तीसरा ऑप्शन है अशोक और चौथा ऑप्शन है चंद्रगुप्त। 5 सेकेंड, 4 विकल्प हैं।
एक चुनना है। विचार कर लिया होगा मित्रों। बौद्ध धर्म के संस्थापक मित्रों गौतम बुद्ध। कौन? गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। इसका सही ऑप्शन ए होगा मित्रों, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ मित्रों। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह किसका नारा है? प्रश्न है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा किसका है? पहला ऑप्शन गांधी जी, दूसरा ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस, तीसरा ऑप्शन लाला लाल बहादुर शास्त्री, ये लाला नहीं होगा लाल होगा, लाल बहादुर शास्त्री, और चौथा ऑप्शन लाला लाजपत राय। बेहद सरल प्रश्न है, लेकिन आ कई बार चुका है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। 5 सेकंड का समय है आप लोगों के पास। विचार कर लिया होगा मित्रों, क्योंकि बेहद फेमस ये स्टेटमेंट है, ये नारा, स्लोगन ये बहुत फेमस है। तो तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये मित्रों नारा था सुभाष चंद्र बोस का। किसका नारा था मित्रों? सुभाष चंद्र बोस का। सुभाष चंद्र बोस ने यह कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये इसका बी ऑप्शन सही होगा मित्रों। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही होगा, सुभाष चंद्र बोस। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर। कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? बेहद फेमस क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। पहला ऑप्शन राजस्थान, दूसरा ऑप्शन मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन उत्तराखंड, और चौथा ऑप्शन बिहार। 5 सेकंड का समय है। विकल्प चुनिए और साथ में ही याद कर लीजिए। मित्रों उम्मीद है विचार कर लिया होगा। तो कालीबंगा, क्वेश्चन कह रहा है कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो मित्रों कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। कहां स्थित है मित्रों? कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। इसका सही ऑप्शन होगा ए, कालीबंगा राजस्थान राज्य में स्थित है। बढ़ते हैं मित्रों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यह रिपीट हो गया है। हाँ, ये रहा। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? प्रश्न है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? पहला ऑप्शन 1922, दूसरा ऑप्शन 1928, तीसरा ऑप्शन 1935, और चौथा ऑप्शन 1911। 5 सेकंड का समय है, विचार कर लीजिए।
विचार कर लिया होगा मित्रों, बेहद फेमस क्वेश्चन है। फेमस हम उसी को कहते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होता है। चौरी चौरा कांड मित्रों सन 1922 में हुआ था। कब हुआ था? सन 1922 में। इसका सही ऑप्शन होगा मित्रों ए, 1922। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ऊधम सिंह ने जनरल डायर को किस वर्ष मारा था? क्वेश्चन है, ऊधम सिंह ने जनरल डायर को किस वर्ष मारा था? पहला ऑप्शन है 1945, दूसरा ऑप्शन है 1927, तीसरा ऑप्शन है 1940 और चौथा ऑप्शन है 1919। विचार करिए मित्रों, बहुत ही ज्यादा बार आने वाले प्रश्न ये सब हैं। पांच सेकेंड, चार विकल्प, इनमें से एक सेलेक्ट करना है आपको। सिलेक्ट कर लिया होगा मित्रों। ऊधम सिंह ने जनरल डायर को 1940 ईस्वी में मारा था। किस सन में मारा था? 1940। कब मारा था मित्रों? 1940 में। इसका सी ऑप्शन सही होगा मित्रों, इसका सी ऑप्शन सही होगा। 1940 मतलब ऊधम सिंह ने, अब इसको हम तो ऐसे याद रखते हैं, ऊधम सिंह ने जनरल डायर को मार के उसका चालीसा पढ़ दिया। ठीक है, चालीसा मतलब 40, 1940। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ मित्रों। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नाइटहुड की उपाधि किसने वापस की थी? प्रश्न है मित्रों, नाइटहुड की उपाधि किसने वापस की थी? पहला ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा ऑप्शन है गांधी जी, तीसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू और चौथा ऑप्शन है लाला लाजपत राय। सिलेक्ट करिए, 5 सेकंड का समय है। कई बार आ चुका है ये प्रश्न, बेहद महत्वपूर्ण। मित्रों सिलेक्ट कर लिया होगा। नाइटहुड की उपाधि मित्रों जिसने वापस की थी उनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। किसने वापस की थी मित्रों? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने वापस की थी नाइटहुड की उपाधि। तो मित्रों इसका ए ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन इसका सही होगा। पढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर। बुलंद दरवाजा कहां पर स्थित है? प्रश्न बेहद सरल है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। बुलंद दरवाजा कहां पर स्थित है? पहला ऑप्शन है फतेहपुर सीकरी, दूसरा ऑप्शन है आगरा, तीसरा ऑप्शन है लखनऊ और चौथा ऑप्शन है गुजरात। विचार कीजिए, 5 सेकंड, चार विकल्प, एक चुनना है। सिलेक्ट कर लिया होगा मित्रों। प्रश्न बेहद सरल है, पिछली सीरीज में भी यह आ चुका है। सुपरहिट क्वेश्चन है। बुलंद दरवाजा मित्रों फतेहपुर सीकरी में है। कहां पर है मित्रों? फतेहपुर सीकरी में।
फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा है, तो मित्रों इसका ए ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन। पढ़ते हैं मित्रों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? प्रश्न फिर से सुनिए। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? पहला ऑप्शन लोथल, दूसरा ऑप्शन रंगपुर, तीसरा ऑप्शन हड़प्पा और चौथा ऑप्शन मोहनजोदड़ो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट। पांच सेकंड, चार विकल्प, एक चुनना है। चुन लिया होगा मित्रों। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? तो मित्रों उस स्थान का नाम था मोहनजोदड़ो। क्या नाम था? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, ये डी ऑप्शन इसका सही है, मोहनजोदड़ो। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर। इनमें से किसे भारतीय रेल का जनक माना जाता है? क्वेश्चन है, इनमें से किसे भारतीय रेल का जनक माना जाता है? पहला ऑप्शन है मित्रों रिपन, दूसरा ऑप्शन है मित्रों मिंटो, तीसरा ऑप्शन है मित्रों डलहौजी और चौथा ऑप्शन है इरविन। सिलेक्ट करिए इसमें से कौन सा सही है, दिमाग लगाइए। बेहद इंपॉर्टेंट, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पांच सेकेंड, चार विकल्प, एक सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट कर लिया होगा मित्रों। भारतीय रेल का जो जनक, भारतीय रेल का जो जनक है वो डलहौजी, किसको माना जाता है? डलहौजी को माना जाता है। इसका सी ऑप्शन सही होगा। कौन सा सही होगा मित्रों? सी ऑप्शन सही होगा, डलहौजी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? प्रश्न है मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? पहला प्रश्न, पहला ऑप्शन रहने का स्थान, दूसरा ऑप्शन बाजार स्थल, तीसरा ऑप्शन मृतकों का टीला, चौथा ऑप्शन पसंदीदा शहर। चुनिए इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, सिलेक्ट करिए कौन सा सही होगा। 5 सेकंड दिए जाते हैं आपको। सिलेक्ट कर लिया होगा मित्रों। मोहनजोदड़ो शब्द का जो अर्थ है मित्रों, इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या अर्थ होता है? मृतकों का टीला। इसका ये वाला ऑप्शन सही होगा, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो शब्द का यही अर्थ होता है। यह सी वाला ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों? सी वाला। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर। आकाश का
सबसे चमकदार तारा है? क्वेश्चन है, आकाश का सबसे चमकदार तारा है। पहला ऑप्शन प्रॉक्सिमा सेंचुरी, दूसरा ऑप्शन बर्नार्ड, तीसरा ऑप्शन नेबुला और चौथा ऑप्शन सिरियस। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्वेश्चन में ही चमकदार है, परीक्षा की आने में संभावना भी ज्यादा चमकीली है। 5 सेकेंड, 4 विकल्प, एक चुनना है। चुन लिया होगा मित्रों, इसका एक ऑप्शन चुन लिया होगा आपने। आकाश का सबसे चमकदार तारा है मित्रों सीरियस। सीरियस कौन सा तारा है? सीरियस। इसका डी ऑप्शन सही होगा मित्रों, सीरियस। सीरियस सही होगा। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ मित्रों। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। फैली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है? बहुत बार आ चुका है। फैली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है। पहला ऑप्शन है 66 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 76 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 86 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 96 वर्ष। सही विकल्प चुनिए, 5 सेकंड का समय है। उम्मीद है सिलेक्ट कर लिया होगा। तो मित्रों, हैली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है 76 वर्ष। कितना होता है मित्रों? 76 वर्ष होता है। हैली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है 76 वर्ष। इसका बी ऑप्शन सही होगा, 76 वर्ष। बढ़ते हैं मित्रों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह की पहचान कीजिए। बहुत सरल प्रश्न है। पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह की पहचान कीजिए। पहला ऑप्शन है कैलिस्टो, दूसरा ऑप्शन है चंद्रमा, तीसरा ऑप्शन है लो लो और चौथा ऑप्शन है टाइटन। सिलेक्ट करिए, 5 सेकंड का समय आप लोगों के पास। एक विकल्प सही है, उसको जल्दी से आप अपने दिमाग में सेलेक्ट करिए और उस पर कॉन्फिडेंशियल उसका उत्तर आप अपने मन में रखिए। सिलेक्ट कर लिया होगा मित्रों। काफी सरल प्रश्न है भाई। पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह का नाम चंद्रमा है। चंद्रमा है, क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह है। इसका बी ऑप्शन सही होगा। इसका बी ऑप्शन सही होगा, चंद्रमा। भाई, कुदरती जो उपग्रह पृथ्वी का एकमात्र है वो चंद्रमा है। उपग्रह ग्रह की परिक्रमा करते हैं और ग्रह तारे की परिक्रमा करते हैं। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? प्रश्न है,
सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? पहला ऑप्शन है बुध, दूसरा ऑप्शन है शुक्र, तीसरा ऑप्शन है मंगल और चौथा ऑप्शन है पृथ्वी। सिलेक्ट करिए। 5 सेकंड। 4 विकल्प, एक इसमें से चुनना है। सिलेक्ट कर लिया होगा मित्रों। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है मित्रों बुध। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है मित्रों बुध। इसका ए ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन इसका सही होगा। बुध जो है वो सबसे छोटा ग्रह है। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ मित्रों। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा ग्रह है? प्रश्न फिर से सुनिए। सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा ग्रह है? पहला ऑप्शन वरुण, दूसरा ऑप्शन पृथ्वी, तीसरा ऑप्शन मंगल और चौथा ऑप्शन बुध। सिलेक्ट करिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। कई बार आ चुका है ये भी। सारे प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण हैं। बेहद महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस सीरीज का नाम सुपर सीरीज रखा गया। ये सारे प्रश्न बहुत सुपर हैं। मित्रों चुन लिया होगा। सौर परिवार के ये जो ग्रह हैं इनमें से सबसे अधिक ठंडा ग्रह, ठंडे ग्रह की बात हो रही है, तो मित्रों सबसे अधिक ठंडा वो होगा जो सूर्य से काफी दूर होगा, सबसे ज्यादा दूर होगा। तो इनमें से सूर्य से सबसे ज्यादा दूर जो है वो वरुण है। कौन सा है मित्रों? वरुण है। इसका ए ऑप्शन सही होगा। कौन सा सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा। पीछे जो सीरीज हमने पढ़ाई थी उसमें हमने तारे से तारा यानी सूर्य, सूर्य से सूर्य, ये सूर्य है, ठीक है, और ये विभिन्न कक्षाओं में ये ग्रह हैं, ठीक है, ऐसे करके और भी ग्रह हैं। तो इनकी हमने दूरी का एक ट्रिक बताई थी कि आप याद रखिएगा बुश प्रेम। क्या याद रखेंगे मित्रों? बुश प्रेम। राष्ट्रपति बुश अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं, ठीक है, जॉर्ज बुश। और उनको अपने भारत से बहुत प्रेम था, संबंध अच्छे थे, ठीक है। तो उन्हीं के आधार पे हमने ट्रिक बना ली है। तो बु का मतलब बुध, बु का मतलब बुध, सा का मतलब शुक्र, सा का मतलब मित्रों शुक्र, प्रा का मतलब पृथ्वी, प्रा का मतलब पृथ्वी, और मां का मतलब मंगल, मंगल। ये पृथ्वी, ये जो है सूर्य से दूरी का क्रम होता है। सूर्य के सबसे पास है बुध, फिर है शुक्र, फिर है पृथ्वी, फिर है मंगल, फिर है शनि, और फिर है बृहस्पति, और फिर है अरुण, वरुण। तो वरुण सबसे ज्यादा दूर है। तो इसका सही ऑप्शन वरुण होगा। मित्रों ये कॉन्सेप्ट हमने जरूरी समझा, इसलिए समझा दिया ताकि और भी कोई क्वेश्चन आए तो आपका क्लियर हो जाए। बढ़ते हैं मित्रों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है?
सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पहला ऑप्शन है मित्रों अरुण, दूसरा ऑप्शन है मित्रों वरुण, तीसरा ऑप्शन है मित्रों शनि और चौथा ऑप्शन है मित्रों पृथ्वी। 5 सेकंड, 4 विकल्प, एक चुनिए आप। सिलेक्ट कर लिया होगा मित्रों। क्वेश्चन है कि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? हम पहले पहला बता दे रहे हैं, बृहस्पति पहला है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। अब बृहस्पति के बाद किसका नंबर है? तो मित्रों उसका नाम है शनि। क्या है नाम? शनि। इसका सी ऑप्शन सही होगा, शनि। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि। बढ़ते हैं मित्रों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। क्वेश्चन है शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन। पहला ऑप्शन टाइटन, दूसरा ऑप्शन एटलस, तीसरा ऑप्शन टेलेस्टो और चौथा ऑप्शन है लापेदस। सिलेक्ट करिए कौन सा विकल्प सही होगा। 5 सेकंड का समय है आप लोगों के पास, एक विकल्प चुनना है आपको। उम्मीद है सिलेक्ट कर लिया होगा। मित्रों शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो टाइटन है। कौन सा है मित्रों? टाइटन है। टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। इस प्रश्न का ए विकल्प सही होगा मित्रों, ए टाइटन है। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर। लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह है। प्रश्न है लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह है। पहला ऑप्शन शुक्र, दूसरा ऑप्शन शनि, तीसरा ऑप्शन मंगल और चौथा है वरुण। सिलेक्ट करिए इसमें से। बेहद आसान और सरल प्रश्न है लेकिन इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है, इसीलिए इसको लिया गया। 5 सेकंड समय है आपके पास, विचार कर सकते हैं आप। विचार कर लिया होगा मित्रों। लाल रंग का दिखाई देने वाला जो ग्रह है उसका नाम है मित्रों मंगल। क्या नाम है मित्रों? मंगल। इसका सी ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन इसका सही है। लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह होता है मंगल। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन 66, दूसरा ऑप्शन 90, तीसरा ऑप्शन 181 और चौथा ऑप्शन है
360। बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, विचार करिए। 5 सेकंड का समय है आपके पास, एक चुनना है, एक। मित्रों उम्मीद है आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। क्वेश्चन है कि कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है। तो मित्रों कुल अक्षांशों की संख्या 181 होती है। कितनी होती है मित्रों? 181। इसका सी ऑप्शन सही है, 181। अक्षांशों की कुल संख्या 181 होती है। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ मित्रों। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? प्रश्न फिर से सुनिए, बेहद महत्वपूर्ण है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? पहला ऑप्शन है मित्रों 4 मिनट, दूसरा ऑप्शन है मित्रों 1 घंटा, तीसरा ऑप्शन है मित्रों 15 मिनट और चौथा ऑप्शन है मित्रों 12 घंटा। 5 सेकंड का समय है, सिलेक्ट करिए। उम्मीद है सिलेक्ट कर लिया होगा। मित्रों एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच जो समय अंतराल होता है वो 4 मिनट का होता है। कितना होता है मित्रों? 4 मिनट का होता है। 4 मिनट का समय अंतराल होता है। इसका ए ऑप्शन सही होगा मित्रों। कौन सा सही होगा? ए ऑप्शन इसका सही होगा। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर। यदि आरबीआई नकद कोषानुपात को घटा दे तो साख पर क्या असर पड़ेगा? प्रश्न फिर से सुनिए, यदि आरबीआई नकद कोषानुपात को घटा दे तो साख पर क्या असर होगा? पहला ऑप्शन है कोई असर नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन है घट जाएगा, तीसरा ऑप्शन है बढ़ जाएगा और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 5 सेकंड का समय है, विचार करिए। विचार कर लिया होगा मित्रों। यदि आरबीआई नकद कोषानुपात को घटा दे तो साख बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? साख बढ़ जाएगा। इसका सही ऑप्शन ये होगा सी, साख बढ़ जाएगा। साख बढ़ जाएगा, ये सही सी ऑप्शन सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ मित्रों। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य
लाभ अर्जित करना होता है? पहला ऑप्शन पूंजीवादी, दूसरा ऑप्शन समाजवादी, तीसरा ऑप्शन वैश्विक और चौथा ऑप्शन साम्यवादी। आपको दिए जाते हैं 5 सेकंड। एक विकल्प आपको इन चार में से चुनना है। मित्रों, उम्मीद है सिलेक्ट कर लिया होगा। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं? क्या होते हैं? निजी अधिकार। और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। तो ये दोनों काम होते हैं पूंजीवादी में। किसमें होते हैं मित्रों? पूंजीवादी में। इसका ए ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन इसका सही होगा मित्रों, पूंजीवादी में। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर। 100 रुपए के नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? 100 रुपए के नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? पहला ऑप्शन आरबीआई गवर्नर, दूसरा ऑप्शन भारत के राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन वित्त मंत्री, चौथा ऑप्शन वित्त सचिव। बेहद सरल है प्रश्न। 5 सेकंड का समय है आप लोगों के पास। विचार कर लिया होगा मित्रों। 100 रुपए के नोट पर जो हस्ताक्षर होते हैं वो आरबीआई गवर्नर के होते हैं। किसके होते हैं मित्रों? आरबीआई गवर्नर के होते हैं। इसका ए ऑप्शन सही होगा मित्रों। ए ऑप्शन आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। बढ़ते हैं मित्रों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। फेमा का पूर्ण रूप क्या है? यानी फेमा जो है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? पहला ऑप्शन फंड्स एक्सचेंज मीडिया एजेंसी, दूसरा ऑप्शन फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, तीसरा ऑप्शन फाइनेंस एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन और चौथा ऑप्शन फॉरेन एक्सपोर्ट मार्केट एजेंसी। फेमा का पूरा नाम। चार में से एक चुनना है। मित्रों, उम्मीद है सिलेक्ट कर लिया होगा। फेमा इसका पूरा नाम। एफ का मतलब फॉरेन, ई का मतलब एक्सचेंज, एम का मतलब मैनेजमेंट और ए का मतलब एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज
मैनेजमेंट एक्ट, ये फेमा का पूरा नाम है। इसका सही ऑप्शन होगा बी। बी ऑप्शन सही होगा मित्रों, बी। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर। किसके बढ़ने के फलस्वरूप विदेशी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? प्रश्न फिर से सुनिए। किसके बढ़ने के फलस्वरूप विदेशी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? पहला ऑप्शन है ब्याज दर, दूसरा ऑप्शन है शेयरों की कीमत, तीसरा ऑप्शन है व्यक्तिगत कर और चौथा ऑप्शन है नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। विचार करिए मित्रों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? 5 सेकंड का समय है। विचार कर लिया होगा मित्रों। क्वेश्चन कह रहा है कि किसके बढ़ने के फलस्वरूप विदेशी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? तो मित्रों, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति, इसके बढ़ने पर, किसके? नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति के बढ़ने पर विदेशी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी। इसका डी ऑप्शन सही होगा मित्रों, डी ऑप्शन इसका सही होगा। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है। प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है। पहला ऑप्शन है आरबीआई, दूसरा ऑप्शन है नीति आयोग, तीसरा ऑप्शन है वित्त मंत्रालय और चौथा ऑप्शन है मित्रों केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। विचार करिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? 5 सेकंड का समय है। विचार कर लिया होगा मित्रों। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली जो संस्था है मित्रों, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है। कौन सी है मित्रों? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली एकमात्र संस्था केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है। इसका डी ऑप्शन सही होगा मित्रों, डी ऑप्शन इसका सही होगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन तृतीयक, दूसरा ऑप्शन प्राथमिक, तीसरा ऑप्शन द्वितीयक, चौथा ऑप्शन कृषि। सिलेक्ट करिए कौन सा ऑप्शन सही है। 5 सेकंड का समय है।
विचार कर लिया होगा मित्रों। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम मित्रों तृतीयक। क्या नाम है? तृतीयक। ए ऑप्शन इसका सही होगा। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम होता है तृतीयक। तृतीयक, टर्सरी, तृतीयक। ए ऑप्शन इसका सही होगा। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? प्रश्न फिर से सुनिए। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? पहला ऑप्शन है बलवंत राय मेहता। दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। तीसरा ऑप्शन है एम एस स्वामीनाथन। चौथा ऑप्शन है नॉर्मन बोरलाग। सिलेक्ट करिए। 5 सेकंड का समय है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब। उम्मीद है सिलेक्ट कर लिया होगा। मित्रों, भारत में श्वेत क्रांति के जो जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन। क्या नाम है उनका? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन श्वेत क्रांति के जनक हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर। मानवों में या मानव में आवाज, फिर खाली जगह, उत्पादित होती है। आवाज, जो ये आवाज जो हम बोल रहे हैं ना, ये कहां से उत्पन्न हो रही है, कहां से बन रही है, वो है प्रश्न। पहला ऑप्शन कंठ, इसको लैरिंग्स भी कहते हैं। दूसरा ऑप्शन श्वास नली। तीसरा फेफड़ा। और चौथा मुंह। सिलेक्ट करिए। बहुत बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है अभी बताएंगे आपको, पहले आप विचार करिए। 5 सेकंड का समय। 'उम्मीद है विचार कर लिया होगा। मित्रों, मानव में जो आवाज जो निकलती, आवाज वो कंठ, लैरिंग्स के कारण निकलती है। किसके कारण? लैरिंग्स के कारण। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तब हो जाता है जब ऑप्शन में कंठ नहीं लिखा होता है, लैरिंग्स ही केवल लिखा होता है। बायोलॉजिकल टर्म है, उस अंग का नाम है लैरिंग्स। लैरिंग्स के कारण आवाज उत्पन्न होती है। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा मित्रों। ए ऑप्शन, कंठ या लैरिंग्स। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है? गजब क्वेश्चन पूछा किस तरह है ये आप समझिए। ये आ चुका है कंपटीशन में। प्रश्न फिर से सुनिए। निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है? पहला ऑप्शन केंद्रक। दूसरा ऑप्शन कोशिका द्रव। तीसरा ऑप्शन कोशिका भित्त। चौथा कोशिका झिल्ली। सेलेक्ट करिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 5 सेकंड समय है।
मित्रों सिलेक्ट कर लिया होगा। देखिए इस क्वेश्चन में एक अजीब सा टर्म लगा दिया पश कोश का। पश कोश का यानी हेलो, आवाज पहुंच रही होगी मित्रों। टेक्निकल टीम को बुलाना पड़ा, आवाज का डिस्टरबेंस था। आवाज क्लियर होगी अब। तो इसमें क्या है, मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सा धातु शामिल है? तो जो मिश्र धातु होती है गुलाब सोना, उसमें जो है तांबा और शामिल होता है। गुलाब सोना जो मिश्र धातु है गुलाब सोना,
ये मिश्र धातु है, ये दो धातु से मिलके बनी है। ठीक है, कौन कौन सी? ये एक तो सोना और दूसरा तांबा। सोना प्लस तांबा, सोना प्लस तांबा, कापर, गोल्ड एंड कापर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाण को हटाने में सक्षम है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे संबंधित क्वेश्चन दूसरी भाषा में पिछली सीरीज में पूछा जा चुका है। प्रश्न यही था लगभग तक, लेकिन वो पूछने का आइडिया दूसरा था, पैटर्न दूसरा था। पहला ऑप्शन अवटू ग्रंथ, दूसरा ऑप्शन अग्नाशय, तीसरा ऑप्शन तिल्ली और चौथा ऑप्शन है मित्रों अस्थिमज्जा। विचार करिए मित्रों, 5 सेकंड का समय है आपके पास केवल। क्लियर कर लिया होगा मित्रों। निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाण को हटाने में सक्षम है? तो उसका नाम है मित्रों तिल्ली। तिल्ली, तिल्ली कहते हैं उसको, तिल्ली या फिर प्लीहा, एक नाम और है इसका, प्लीहा, एक नाम और है इसका। इंग्लिश में इसको स्प्लीन कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? स्प्लीन कहते हैं। स्प्लीन रक्त का कब्रिस्तान है ये। ठीक है, यानी मरी हुई रक्त कड़काएं जो हैं वो यहीं एकत्रित होती हैं। तो ये है प्लीहा, तिल्ली या स्प्लीन, अपग्रस्त, अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाण को हटाने का काम करती है ये तिल्ली या प्लीहा या स्प्लीन। पिछली सीरीज में इससे संबंधित एक क्वेश्चन था कि भाई मलेरिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है, तो वो यही था तिल्ली या प्लीहा। भाई इस पे लोड पड़ता है ना, मलेरिया में क्या होता है, तमाम रक्त कणिकाएं मृत हो जाती हैं। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर। उदर में मौजूद ग्राहियों को हिस्टामिन की अंतःक्रिया को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी औषधि तैयार की गई है? फिर से सुनिए, उदर में मौजूद ग्राहियों को हिस्टामिन की अंतःक्रिया को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी औषधि तैयार की जाती है? पहला टेरफेनाडीन, दूसरा सिमेटिडिन, तीसरा हिस्टामिन और चौथा रांटीडीन। विकल्प चार में से एक चुनिए, कौन सा होगा? 5 सेकंड का समय है। मित्रों उम्मीद है सिलेक्ट कर लिया होगा। उदर भित्त में मौजूद ग्राहियों को हिस्टामिन की अंतःक्रिया रोकने के लिए निम्नलिखित में से सिमेटिडिन नामक औषधि प्रयोग की जाती है। ठीक है, सिमेटिडिन रोकने के लिए कौन सी औषध तैयार की गई है? सिमेटिडिन। इसका बी ऑप्शन सही होगा मित्रों, बी सिमेटिडिन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा मित्रों, बैरोमीटर वायु दाब के लिए है, जैसे कि एनेमोमीटर इसके लिए है। भाई इस प्रश्न में दो प्रश्न निकल रहे हैं। भाई वायु दाब किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। अब इसमें पूछा क्या है, एनीमोमीटर से क्या मापा जाएगा? पहला ऑप्शन नमी, इसको आर्द्रता भी कहते हैं। दूसरा ऑप्शन हवाई जहाजों की गति, तीसरा ऑप्शन तापमान और चौथा ऑप्शन होगा मित्रों हवा की गति। सिलेक्ट करिए कौन सा ऑप्शन सही होगा।
5 सेकंड का समय है आप लोगों के पास। सिलेक्ट कर लिया होगा मित्रों। देखिए, बैरोमीटर से वायु दाब नापा जाता है। एनीमोमीटर से मित्रों हवा की गति मापी जाती है। क्या मापा जाता है? हवा की गति मापी जाती है एनीमोमीटर से। एनीमोमीटर से हवा की गति मापी जाती है। इसका डी ऑप्शन सही होगा मित्रों, डी। एनीमोमीटर से हवा की गति मापी जाती है। पढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर। इनमें से कौन सा मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही बार आ चुका है। पूछो, बहुत नहीं, बहुत के बाद ही और लगा दिया, बहुत ही बार आ चुका है। पहला ऑप्शन मित्रों कोहनी या हड्डी का जोड़, दूसरा दांतों का इनेमल, दंत वल्क, तीसरा घुटना फलक, चौथा पैर के अंगूठे के नाखून। 4 विकल्प हैं, एक चुन लीजिए सही विकल्प। चुन लिया होगा विकल्प मित्रों। देखिए, मानव शरीर का सबसे जो कठोरतम पदार्थ है पूरे शरीर में, वो दांत का इनेमल होता है। क्या होता है मित्रों? दांत का इनेमल। इनेमल दांत की सबसे ऊपरी परत होती है। इनेमल, इनेमल दांत की सबसे ऊपरी परत होती है और सबसे कठोरतम होता है। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट आया कई बार है, इनेमल के रूप में पूछा जाता है, लेकिन आप दंत बल्क, बल्क मतलब छाल या छिलका, या बल्क, बल्क छाल के लिए यूज करते हैं ना पौधों में, बल्क, ठीक है। तो ऐसे ही दांत के ऊपर जो बल्क होता है, तो ये हिंदी शब्द भी याद रखिए, दंत बल्क। क्या मालूम, इनेमल हटा दिया, दंत बल्क लिख दिया ऑप्शन में, तब तब डिस्टर्ब हो जाएंगे आप लोग। तो मानव शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है दंत बल्क। इसका बी ऑप्शन सही होगा मित्रों, बी। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश के किस जिले में अफीम की एकमात्र फैक्ट्री स्थित है? फिर से सुनिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में अफीम की एकमात्र फैक्ट्री स्थित है? पहला ऑप्शन है बाराबंकी, दूसरा ऑप्शन है गाजीपुर, तीसरा ऑप्शन है प्रतापगढ़ और चौथा ऑप्शन है लखनऊ। 5 सेकंड का समय है, क्लियर करिए। सिलेक्ट कर लिया होगा मित्रों। भाई, उत्तर प्रदेश के जिस जिले में अफीम की एकमात्र फैक्ट्री है उसका नाम है मित्रों गाजीपुर। क्या नाम है? गाजीपुर। गाजीपुर में अफीम की एकमात्र फैक्ट्री है। इसका बी ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन। अब इसको याद कैसे रखोगे? हम तो ऐसे याद रखते हैं, गाजी नहीं, हम तो गांजा याद रखते हैं। गांजा यानी नशीला, ठीक, और अफीम भी नशीली, तो हमने गांजा को जोड़ दिया अफीम से, अफीम गांजा कहते हैं ना। तो गाजीपुर में अफीम की एकमात्र फैक्ट्री स्थित है। इसको इस तरह कुछ मित्र याद कर सकते हैं। पढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर। काला नमक चावल किस राज्य का जीआई टैग उत्पाद है? काला नमक चावल किस राज्य का जीआई टैग उत्पाद है? पहला ऑप्शन बिहार, दूसरा ऑप्शन मध्य प्रदेश,
तीसरा ऑप्शन उत्तर प्रदेश और चौथा ऑप्शन है मित्रों उत्तर प्रदेश ओ छत्तीसगढ़। बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। सिलेक्ट करिए, 5 सेकंड का समय है, एक विकल्प चुनना है आपको। प्रश्न काफी बेहद इंपॉर्टेंट है। मित्रों उम्मीद है सिलेक्ट कर लिया होगा। काला नमक चावल जिस राज्य का जीआई टैग उत्पाद है उसका नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य का जीआई टैग उत्पाद है ये काला नमक चावल। काला नमक चावल, इसका सी ऑप्शन सही होगा मित्रों। सी, काला नमक चावल उत्पाद उत्तर प्रदेश राज्य का जीआई टैग उत्पाद है। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर। उत्तर पूर्वी भारत जैसे असम, मेघालय, ये उत्तर पूर्वी भारत के राज्य हैं। असम, मेघालय में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन बेवर, दूसरा ऑप्शन झूम, तीसरा ऑप्शन पोडू, चौथा ऑप्शन कुमारी। क्या सही होगा? सिलेक्ट करिए। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है। अगर आपने सीरीज कार्यक्रम बेहतर तरीके से कर लिया तो फिर सिलेक्शन होने से रोक नहीं सकता कोई। 5 सेकंड का समय है आपके पास। सिलेक्ट कर लिया होगा मित्रों। उत्तर पूर्वी भारत जैसे असम, मेघालय में स्थानांतरित कृषि जो होती है, स्थानांतरित कृषि जो होती है उसको झूम कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? झूम कहा जाता है। झूम। क्या कहा जाता है? झूम। इसका बी ऑप्शन सही होगा मित्रों, बी ऑप्शन। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली किस राज्य में प्रचलित है? बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली किस राज्य में प्रचलित है? पहला ऑप्शन असम, दूसरा ऑप्शन त्रिपुरा, तीसरा ऑप्शन मेघालय और चौथा ऑप्शन नागालैंड। सिलेक्ट करिए, 5 सेकंड का समय है। सिलेक्ट कर लिया होगा मित्रों। मित्रों बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली मेघालय में होती है। कहां पर? मेघालय में प्रचलित है। उस मेघालय राज्य में होती है, तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, मेघालय। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर। किस फसल को 21वीं सदी का पेड़ कहा जाता है? किस फसल को 21वीं सदी का पेड़ कहा जाता है? पहला ऑप्शन है पीपल, दूसरा ऑप्शन है बरगद, तीसरा ऑप्शन है नीम और चौथा ऑप्शन है यूकेलिप्टस। सिलेक्ट करिए, कौन सा ऑप्शन सही है? सरल प्रश्न है, इंपॉर्टेंट बहुत है।
सिलेक्ट कर लिया होगा मित्रों। मित्रों 21वीं सदी का जो पेड़ है, 21वीं सदी का जो पेड़ है मित्रों, नीम को कहा जाता है। किसको? नीम को कहा जाता है। काफी औषधीय गुण वाला होता है, बहुत उपयोगी है। तो 21वीं सदी का जो पेड़ है वो नीम को कहा जाता है। इसका सी ऑप्शन सही होगा मित्रों, सी ऑप्शन इसका सही होगा, नीम। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर। गरीबों का सेब किस फल को कहा जाता है? गरीबों का सेब किस फल को कहा जाता है? पहला ऑप्शन है बेर, दूसरा ऑप्शन है अमरूद, तीसरा ऑप्शन है केला, चौथा ऑप्शन है नाशपाती। सिलेक्ट करिए। बेहद मजेदार क्वेश्चन है। 5 सेकंड का समय, एक विकल्प चुनना है। मित्रों उम्मीद है चुन लिया होगा। गरीबों का सेब मित्रों कहते हैं अमरूद को। किसको कहते हैं? अमरूद को कहते हैं। गरीबों का सेब अमरूद को कहते हैं। इसका बी ऑप्शन सही होगा मित्रों, बी। गरीबों का सेब अमरूद कहलाता है। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर। प्याज और लहसुन में तीखी गंध किस तत्व के कारण होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है। प्याज और लहसुन में तीखी गंध किस तत्व के कारण होती है? पहला ऑप्शन नाइट्रोजन, दूसरा ऑप्शन सल्फर, तीसरा ऑप्शन पोटास और चौथा ऑप्शन फास्फोरस। सिलेक्ट करिए। 5 सेकंड का समय है आप लोगों के पास। मित्रों उम्मीद है सिलेक्ट कर लिया होगा। प्याज और लहसुन में जो तीखी गंध होती है मित्रों, वो सल्फर तत्व के कारण होती है। किसके कारण होती है? सल्फर के कारण होती है। सल्फर के कारण प्याज और लहसुन में तीखी गंध होती है। इसका बी ऑप्शन सही होगा मित्रों, बी। इस क्वेश्चन में दोनों को शामिल कर लिया गया है। प्रश्न कभी कभी प्याज का भी पूछा जा सकता है या लहसुन का भी पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर। पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? इसमें कंफ्यूजन की वजह से कैंडिडेट इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। ऑप्शन पहला सुनिए आप, कैल्शियम, दूसरा सुनिए मैग्नीशियम, तीसरा आयरन और चौथा होगा सोडियम। बताइए कौन सा होगा ऑप्शन? दिमाग लगाइए। 5 सेकंड का समय है आप लोगों के पास। उम्मीद है विचार कर लिया होगा। मित्रों क्लोरोफिल बनाने के लिए जो आवश्यक तत्व है वो केंद्रीय आवश्यक तत्व मैग्नीशियम होता है। कौन सा है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में जो पोरफायरिन बले जो बनती है उसमें सेंटर में बीच में मैग्नीशियम होता है। क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी,
मैग्नीशियम। क्लोरोफिल बनाने के लिए आवश्यक तत्व मैग्नीशियम होता है। अब एक महत्वपूर्ण बात आप सुन लीजिए, अगर मैग्नीशियम ना होता तो आयरन हो जाता। यानी कि आप ऐसे समझिए, क्लोरोफिल बनाने में महत्वपूर्ण तत्व पहले नंबर पर मैग्नीशियम, दूसरे नंबर पर आयरन होता है। मैग्नीशियम सबसे प्रमुख आवश्यक तत्व है क्लोरोफिल को बनाने के लिए। क्लियर है इतना? आयरन दूसरे नंबर का है। आयरन अगर अकेला दिया हुआ होता है इसमें तो आयरन होता सही ऑप्शन। मैग्नीशियम के साथ आयरन है तो आयरन कैंसिल हो गया, मैग्नीशियम सही उत्तर है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ मित्रों। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कॉफी का मूल स्थान कौन सा देश माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉफी का मूल स्थान यानी ओरिजिन कहां से हुआ, कौन सा देश माना जाता है मित्रों? पहला ऑप्शन ब्राजील, दूसरा ऑप्शन भारत, तीसरा ऑप्शन इथोपिया, चौथा ऑप्शन वियतनाम। विचार करिए, 5 सेकंड का समय है आपके पास। विकल्प 4 चुनना एक है। चुन लिया होगा मित्रों। कॉफी का मूल स्थान मित्रों जिस देश को माना जाता है उसका नाम है इथोपिया। क्या नाम है मित्रों? इथोपिया। इथोपिया को कॉफी का मूल स्थान यानी ओरिजिन हुआ था इथोपिया। इसका सी ऑप्शन सही होगा मित्रों, इथोपिया। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर। लर्मा रोजो, क्या नाम है? लर्मा रोजो किस फसल की उन्नत किस्म है जिसने हरित क्रांति में मदद की? पहला ऑप्शन चावल, दूसरा ऑप्शन मक्का, तीसरा ऑप्शन गेहूं और चौथा ऑप्शन जौ। विचार करिए, 5 सेकंड का समय है, एक सिलेक्ट करना है। विचार कर लिया होगा मित्रों। लर्मा रोजो जो है, लर्मा रोजो जो वैरायटी है वो जिस फसल की वैरायटी है जिसके कारण हरित क्रांति हुई थी, हरित क्रांति में मदद मिली थी तो ये है गेहूं की। गेहूं की लर्मा रोजो जो है उन्नत किस्म जो है वो गेहूं की है। हरित क्रांति अब पिछली सीरीजों में पढ़ा चुके हैं, हरित क्रांति गेहूं से संबंधित है, गेहूं फसल से। पढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर। पूसा 1121 किसकी एक प्रसिद्ध किस्म है? बहुत फेमस क्वेश्चन है। पूसा 1121 किसकी एक प्रसिद्ध किस्म है? पहला ऑप्शन गेहूं, दूसरा ऑप्शन बासमती चावल, तीसरा ऑप्शन सरसों और चौथा ऑप्शन चना। सेलेक्ट करिए कौन सा सही होगा। पूसा 1121 बेहद सुपरहिट प्रजाति है, अधिकांश लोगों को आता होगा जो खेतीबाड़ी से जुड़े हुए लोग हैं। पाँच सेकंड का समय आप लोगों के पास, सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट कर लिया होगा मित्रों। पूसा 1121 मित्रों प्रसिद्ध जो किस्म है वो बासमती चावल की है। किसकी है मित्रों? बासमती
चावल की है। इसका बी ऑप्शन सही होगा मित्रों। बासमती चावल की प्रसिद्ध किस्म है पूसा 1121। पूसा 1121। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा मित्रों, भारत में तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में होती है? पहला ऑप्शन उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन पंजाब, चौथा ऑप्शन कर्नाटक। सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट कर लिया होगा मित्रों। भारत में तालाबों द्वारा जो सर्वाधिक सिंचाई की जाती है उस राज्य का नाम है मित्रों तमिलनाडु। तमिलनाडु में तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। इसका सही ऑप्शन होगा सी। तमिलनाडु में तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। मित्रों, उम्मीद है कि सुपर सीरीज का ये पार्ट आपको बेहद पसंद आया होगा। और हाँ, सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा होगा, काला होगा, उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वो सफेद हो जाएगा। और बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें ताकि अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित सुपर सीरीज के अगले भाग का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एवं शेयर अवश्य करें, कमेंट्स भी करें। यदि आपका कोई दोस्त रिश्तेदार तैयारी कर रहा है तो उसकी तैयारी को गति देने के लिए वीडियो का लिंक या चैनल का लिंक उस तक अवश्य शेयर करें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली सीरीज में कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ नए अंदाज में। धन्यवाद।